ईस्ट हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसने अपना ट्रेड स्टार्ट किया करना बंगाल में। तो कब हुआ ये बंगाल में? इन 1651 ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। रिवर क्या करना, तो टॉपिक क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी begins trade in बंगाल। उन्होंने अपना ट्रेड बंगाल में स्टार्ट किया, ये हमारा टॉपिक है। तो ट्रेड कब स्टार्ट किया? उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया 1651 में ट्रेड स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या हो गया, तो यहाँ पे जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तो क्या क्या हुआ वो हम इसमें आराम से पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ उस टाइम पे, ट्रेड के टाइम क्या हुआ। तो आपके साथ मैं दूसरी स्लाइड शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आए। देखिए, द फर्स्ट 1651 में ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। अब रिवर हुगली कौन सा है? आपने हुगली जो है हुगली ब्रिज भी सुना होगा, ठीक है। कोलकाता में बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, तो बंगाल यहाँ पे टॉपिक है ना, तो बंगाल की बात हो रही है। तो हुगली रिवर वहां है जिसके ऊपर वो ब्रिज बना है, उसको हुगली ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट की अपनी फैक्ट्री, ठीक है। फ्रॉम हियर फैक्टर्स कंपनी ट्रेडर्स ऑपरेटेड। यहां से क्या होता है कि यहां से कंपनी के जो ट्रेडर्स है वो ऑपरेट करते हैं, वो अपना काम चलाते हैं, उनका जो बिजनेस पर्पस है वो वहां से चलाते हैं। द फैक्ट्री हैज अ वेयर हाउस ऑफिसेस। उनके पास ऑब्वियसली जब कोई फैक्ट्री वहां पे स्टार्ट होती है, आप जो है माल तो एक एक करके नहीं बनाएंगे ना। तो फैक्ट्री में क्या होता है कि एक साथ सारा जो है निकलता है, एक साथ सारा जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक साथ निकलते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, वो लोग उसको वेयर हाउस में रखते हैं, जो स्टोर होता है स्टोर में रखते हैं, उधर उसको पाइल करके रखते हैं। फिर जब डिस्पैच करना होता है, हम डिस्पैच कहाँ करेंगे? जब उनको मार्केट्स में देना होता है, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, चाहे वो यूरोप के मार्केट्स हो, चाहे और कोई मार्केट्स हो, जब भी उनको आगे करना होता था तो तब वो एक साथ निकालते थे, ठीक है। As the trade expanded, अब यहाँ पे ट्रेड बढ़ जाता है। कंपनी persuaded merchants and traders। अब कंपनी ने क्या किया, वो मर्चेंट्स के पास गए, वो ट्रेडर्स के पास गए, ताकि वो जो है वहां से माल ले सके, ताकि क्या हो जाए कि उनकी बिजनेस जो है अपलिफ्ट हो जाए, मतलब बढ़ जाए, ठीक है। उनसे भी कुछ जो है, अगर रॉ होता है, रॉ तो ऑब्वियसली इंडिया से ही लेते थे वो भी, और उसके बाद जब मैन्युफैक्चर हो जाता था वो भी वो बेच देते थे मर्चेंट्स के थ्रू बेचने के लिए, ठीक है। या खुद भी वो बाहर, जैसे मैंने कहा ओवरसीज सी ट्रांसपोर्ट उस टाइम पे होता था, जिस मकसद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने जो है एलिजाबेथ वन से जो है परमिशन ली थी, एलिजाबेथ वन से मर्केंटाइल लिया था कि भाई हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, और उसका भी मैंने रीजन बताया क्यों उन्होंने किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया फ्रेंच और पुर्तगीज भी आए। जब फ्रेंच और पुर्तगीज भी आए, उसके बाद क्या हो गया, वॉर हो गया, उन्हें फोर्टिफाई किया। मतलब वो और वॉर किस बात पे हुआ, जब उन्हें फोर्टिफिकेशंस वगैरह की, ठीक है। ये मैंने कल आपको पढ़ा है, जिसने कल क्लास दी उसको आराम से समझ आएगा कि मैम ने आज क्या पढ़ा रही है। अब 1671 में क्या हो गया, कंपनी एक्वायर्ड जमींदार राइट्स ओवर दीज विलेज। अब जमींदार राइट्स क्या होते हैं? अब कंपनी, ये किस कंपनी, ख्याल रहे कि ये किस कंपनी की बात हो रही है, ये हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमींदारी राइट्स लिए वहां से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, मतलब कि ये ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। वो उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस पर्पस के लिए आए थे ना, तो अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, उन्हें जमींदारी राइट्स पे फोकस किया। जमींदारी राइट्स क्या होता है? राइट टू कलेक्ट टैक्स। ये राइट टू कलेक्ट टैक्स किसको था? जब मैंने आपको किंगडम्स पढ़ाती थी, पढ़ा है, ये जो किंग्स वगैरह होते थे वो टैक्स वहां से लेते थे। उस टैक्स से क्या करते थे, उस टैक्स से वो वेयर एंड टेयर जितना होता था, उनकी मेंटेनेंस जो होती थी किलों की, या उनके सैलरी ऑफ उनको सोल्जर्स वगैरह की देनी होती, जब वो सूबेदार वगैरह
जो उनके अपने हैं, जिन्हें अपने अपने एरियाज लिए होते थे, उनको पे करनी होती थी। तो अब इन्होंने स्टार्ट किया टैक्स लेना, मगर टैक्स कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि उस टाइम पे जरूरी किसी किंग का रूल हुआ था। उस टाइम पे जिसका रूल था वो था औरंगजेब का। और औरंगजेब, आप याद रखिए, इट वॉज औरंगजेब जो था, ये लास्ट किंग था मुगल्स का जो पावरफुल था, ठीक है। इसके बाद ही डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन का किसके साथ हुआ? इसके बाद वाला जो औरंगजेब के बाद आया, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के बाद जो है डिक्लाइन होने लगा मुगल्स का। तो इसको परमिशन ले, क्योंकि खुद से ये टैक्स नहीं ले सकते थे, उन्होंने क्या किया, दे अप्रोच द औरंगजेब एंड दे गॉट द परमिशन फ्रॉम द औरंगजेब। हाउ डिड दे गॉट द परमिशन? ऑब्वियसली जब तक किंग का कोई फायदा नहीं होता, वो कैसे परमिशन देगा? ही ब्राइब्ड देम। हु ब्राइब्ड देम? जो ब्रिटिशर्स थे, दे ब्राइब्ड द औरंगजेब। उन्होंने औरंगजेब को कुछ पैसे वैसे से खरीद लिया, एंड दे स्टार्टेड टू कलेक्टिंग द टैक्स। नाउ दे आर ट्राइंग टू पुट द कंट्रोल इन दीज एरियाज। और उन्होंने जो टैक्स कलेक्ट किया, वो कहाँ से किया? उसके लिए मैं एक और स्लाइड बड़ी है, तो इसमें नहीं आ रही है, देन आई एम गोइंग टू सी। ये जो स्लाइड बना है, इस पे इन्होंने जब जमींदार से टैक्स लेना शुरू किया, जमींदार राइट्स इन विलेजेस पे, कौन कौन से विलेज थे? वो थे सुतानुती, गोविंदापुर एंड कैलिकटा। एंड कैलिकटा कौन था? कैलिकटा हो गया जो आज का कोलकाता है, जिसको कैलकट बोलते थे बीच में, कैलकट के बाद कोलकाता, ठीक है। तो अब उन्हें कैसे ये राइट टू टैक्स कैसे हासिल किया? बाय ब्राइबिंग द मुगल ऑफिशियल्स। उन्होंने मुगल के ऑफिशियल्स को ब्राइब किया, भाई जी हमें यहाँ से टैक्स लेना है। तो ये 3 गांव उन्होंने अपने कंट्रोल में लाए। कैसे लाए? ब्राइब करके मुगल्स के वहां से परमिशन लाई औरंगजेब से, एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट। मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू फरमान, ऑर्डर ग्रांटिंग द कंपनीज। अब यहाँ पे अब औरंगजेब की बात, जैसे मैंने कहा था, तो औरंगजेब ने अब परमिशन दे दी कि भाई आप यहाँ से जो टैक्स वगैरह है कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कंपनी परसुएटेड मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू फरमान। अब कंपनी आ गई, औरंगजेब जैसे मैंने अभी बोला, उसे फरमान बोला, हाँ जी। आप अब यहाँ पे एक चीज हो गया, एक तो ये इन गांव जो मैंने अभी जो मेंशन किए 3 गांव, वहां से उन्होंने टैक्स लिया, एक तो वो किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसके बाद ड्यूटी फ्री टैक्स। ड्यूटी फ्री टैक्स किस चीज के लिए? जो ये चीजें मैन्युफैक्चर करते थे खुद, जो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे, उन्होंने उस पे कहा कि भाई जी हम इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो क्या हो गया? अब फरमान जारी किया, फरमान नहीं बोलते, ऑर्डर जैसे उस जमाने में करते थे। किंग ने बोला कि भाई इनको टैक्स नहीं लगना चाहिए, किनको? ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ कि अब ब्रिटिशर्स को टैक्स भी नहीं लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करते थे, आहिस्ता आहिस्ता ये अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये कंप्लीट कर रहे थे, अपना रास्ता साफ कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में टैक्स ना लगना, फोर्टिफिकेशन करना, किलाबंदी इसको बोलते हैं, वो करना, ठीक है। अपना एरिया बनाना, अपने आर्म्स फोर्स रखना, अपने आर्म्स उन्हें लाए, उन्हें वहां से मिलिट्री वगैरह लाए, किस ये कि भाई हमें अपने जो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रोडक्ट निकलते हैं, हमें उनको सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग चाहिए, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता, दिस वाज एन स्लो प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हाउ दिस फरमान्स वर कंटिन्यूअसली मिसयूज्ड बाय कंपनी। अब ये फरमान्स दिए गए, ये जो फरमान मतलब कि इनको टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब औरंगजेब का क्या ख्याल था? औरंगजेब का ये ख्याल था, जो ये फरमान है, ये जो है इनके ये जो है इनकी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जब वही प्रोडक्ट बाहर लोकल्स के लिए निकल जाता है, तो उनको कम रेट पे मिलता है, ठीक है। तो लोकल्स भी इस चीज से खुश थे। मगर यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिए, यहाँ पे जो है मिसयूज बाय कंपनी ऑफिशियल्स ने इसको मिसयूज किया। अब कैसे किया? ग्रांट्स कंसेशन ओनली टू द कंपनीज, ठीक है। उसने उन्होंने क्या किया था, जो फरमान था, ये जो फरमान किया था, किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था, उसके हिसाब से जो था कंसेशन किसको मिलती थी? कंपनीज को, ठीक है। कि आपको कंपनी प्रोडक्ट को जो है टैक्स नहीं लगना चाहिए। बट द कंपनी ऑफिशियल्स वर यूजिंग कंसेशन फॉर प्राइवेट ट्रेड रिफ्यूज टू पे द टैक्स। अब क्या हुआ? अब औरंगजेब ने कहा कि भाई जी कंपनी से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। मगर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पर्सनल ट्रेड स्टार्ट करना शुरू किया, मतलब कि अपना पर्सनली कोई बिजनेस करेगा यहाँ से, जैसे उनकी कंपनी से बिजनेस हो रहा था, यहाँ से उन्हें पर्सनली कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब वो बाहर जब प्रोडक्ट जाता है ना, उस पर टैक्स लगता है, ये वहां का रूल था, टैक्स लगेगा। लेकिन
ये फरमान ने मिस यूज किया कि भाई भी ये भी इसी के साथ आता है, तो वो प्रोडक्ट क्या था, टैक्स फ्री निकलता था इंडिया से और जाता था दूसरी कंट्री में उसी कॉस्ट पे बिकता था, हाई कॉस्ट पे, तो मार्जिन ज्यादा रहता था उनका। इस हिसाब से उन्होंने जो है पैसे बहुत वहां से लेना शुरू किया, और वो टैक्सेस भी मना कर रहे थे पे करने के लिए। भाई हमें जो औरंगजेब ने बोला है कि टैक्स पे नहीं करना। The misuse of फरमान was leading to enormous loss of revenue for Bengal। उससे क्या हो गया, जब टैक्स नहीं लिया, ऑब्वियसली जब बंगाल से ये सारा ट्रेड होता था, तो क्या हो गया कि बंगाल में वो टैक्स नहीं मिला, प्रोडक्ट निकले मैन्युफैक्चर करके वो चले गए इंग्लैंड, मगर बंगाल को टैक्स नहीं मिला, उससे क्या हुआ, उनका रेवेन्यू डाउन हो गया। Was the नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान हैप्पी विद दिस? अब बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान, देखिए स्क्रीन पे है, मैंने रखा हुआ है, मुर्शिद कुली खान हैप्पी विद दिस, क्या वो खुश था इस चीज से? ठीक है, आप वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे वो खुश था कि नहीं था। अब एक उस टाइम पे क्या था कि औरंगजेब का रूल था, मैंने आपको ये भी बताया कि औरंगजेब, जब मैं आपको मुगल्स के बारे में बता रही थी, मैंने आपको ये भी बोला था कि मुगल्स ने सारा ऑक्यूपाई किया था, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट साउथ का था जो उन्हें ऑक्यूपाई नहीं किया था। नवाब्स थे उस टाइम, नवाब बंगाल का था मुर्शिद कुली खान, मगर उसको भी किसका ये था, पावर था, वो औरंगजेब के अंडर उस टाइम भी था। अब वो क्या खुश था? अब हम देखेंगे वो खुश थे नहीं थे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट वाला स्लाइड, स्टॉप स्टॉप। तो अब ये बोल रहा है कि ये खुश था कि नहीं। अब आपको क्या वैसे अगर हम देखेंगे कि अब यहाँ पे मुर्शिद अली खान क्या हैप्पी था? अब नवाब्स को क्या था, नवाब तो थे ना मुगल्स के अंडर, वो कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब नवाब्स का देखते हैं क्या हुआ। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड नवाब। अब यहाँ पे हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये टॉपिक था, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेस्ट ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, अब नवाब्स की बात आ रही है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज, जो पेज नंबर 12 है, उस पे टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स, ट्रेड कैसे जंग की सूरत लेता था। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। अब झगड़ा होने लगा कंपनी और बंगाल के नवाब्स पे। ठीक है, तो मिसयूज जो इनने किया, इनको टैक्स किसने बोला था टैक्स फ्री, किसने, ये औरंगजेब ने उन्हें बोला था कि आपको प्रोडक्ट्स पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आप जो है डिक्लाइन, अभी वो वाला एरा दिखा रहे हैं, ये 18 सेंचुरी दिखा रहे हैं। 18 सेंचुरी में क्या हुआ, जब डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का, तब कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब नवाब्स और कंपनी, कंपनी कौन सी बात हो रही है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके और नवाब्स के बीच में बहुत खूब झगड़ा होने लगा। मगर सिचुएशन चेंज हो गई, किससे, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, है ना। मैंने आपको ये भी बोला कि औरंगजेब ने उन्हें फरमान जारी किया, औरंगजेब ने इनको थोड़ी रिलैक्सेशंस दी, क्योंकि दे ब्राइब द औरंगजेब, उन्हें औरंगजेब को ब्राइब किया। और मुगल्स का सबसे पावरफुल, ये क्वेश्चन आ सकता, पावरफुल किंग कौन था मुगल्स का, वो था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह सफर, जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गया मुगल्स का। अब औरंगजेब मर जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है उसके बाद वो पढ़ेंगे। बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy। बंगाल्स के नवाब ने अपनी पावर ले ली। अब कैसे पावर ले ली, अब जब मुगल्स ही खत्म हो गया सारा रूल, सब ने अपनी अपनी ऑटोनॉमी, सब खुद से इंडिपेंडेंट बनने लगे। जो भी ये उन्होंने अपने अपने रखे थे, सब ने अपना अपना पावर इंडिपेंडेंटली ले लिया। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बंगाल नवाब के जो बंगाल्स थे, उन्होंने भी, उसमें कौन सा था जो मैंने लास्ट में बोला कि मुर्शिद कुली खान जो था, मुर्शिद कुली खान हैप्पी नहीं था उस टाइम, वही नवाब था बंगाल का, तो उसने भी अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की। मुर्शिद कुली खान became the नवाब, वो नवाब बना। he was followed by the अलवेदरी दौला became the नवाब। अब जो इसके बाद है, मुर्शिद अली खान के बाद जो दूसरा बना अलवेदरी, उसके बाद दौलत खान बना, तो ये बने नवाब बंगाल के। ठीक है, अब नवाब, अब नवाब और किंग में क्या फर्क होते हैं, किंग जो होता है बादशाह का होता है, उसकी अपना किंगडम होता है। नवाब का भी अपना महल, मगर महल नहीं होता, नवाब की भी अपनी कोठी होती है, मगर वो किंग से थोड़ा कम होता है। ही वर्क्स अंडर द किंग, वो किंग के अंडर काम करता है। अब जब किंग ही नहीं रहा, तो इन्होंने अपनी हुकूमत खुद अपने हाथों में ले ली। ठीक है, दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनीज।
उन्होंने कहा, भाई जी ईस्ट इंडिया कंपनी, आप तो बाहर से आते हो, आप तो हमारे लिए, आप हमारे पास आए, हमें हेल्प करो, ठीक है, हमें ये टैक्स फ्री बनाओ। तो हम सब ने किया, लेकिन मुझे बताइए क्यों आपको कंसेशन दी जाए? आपको कंसेशन क्यों दी जाए? आपको टैक्स क्यों नहीं है? आपका जो टैक्स फ्री क्यों रखा जाए? इसकी क्या वजह है? ठीक है? तो ये इन्होंने क्या किया? उन्होंने लगाम कसी ब्रिटिशर्स पे, ठीक है? इन्हें कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा, जो औरंगजेब के टाइम होता था वो तो वही था, अब नहीं चलेगा। कंपनी हैज अनदर स्टैंड। कंपनी ने अब दूसरा स्टैंड लिया, डिमांडिंग ड्यूटीज टू बी रिमूव्ड। अब उन्हें क्या कहा? कंपनीज ने, नहीं नहीं नहीं, हम टैक्स नहीं देंगे, बस टैक्स हटा दो, हम क्यों टैक्स देंगे? लेकिन ये लोग बोले कि क्यों, आप इंडिया में ट्रेड करते हो, जब जब आप दूसरी कंट्री में ट्रेड करोगे आप लोग को टैक्स पे करना पड़ेगा। और फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन क्या होता है? किलाबंदी, ठीक है, जो वो करते थे ना, जब मैंने इससे पहले एक लेक्चर में पढ़ाया कि उनने क्या किया, उनने अपने आर्म्स रखे, क्यों, किसके लिए था वो? जब फ्रेंच और पुर्तगीज भी आ गए ना इंडिया ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने अपने सामान को बचाने के लिए क्या किया, उनने जो है अपनी आर्मी रखी उन सामान के इर्द गिर्द, वो जो वेयर हाउस था उनका, ठीक है, उनके। और उन्होंने क्या किया, यस अरसलान, मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ कुछ पूछना है आपको? अरसलान बोलिए, कुछ पूछना है आपको? ओके। तो उसके बाद क्या है कि ये जो है उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, एक तो अपने आर्म्स रखे वहां पे, और फोर्टिफिकेशन की, फोर्टिफिकेशन हो किलाबंदी की। जैसे मैंने कल भी बोला था आपको, बड़े बड़े जो महल होते थे, उनके बड़े बड़े किले होते थे। क्यों होते थे किले? ताकि जो उनके दुश्मन है वो उनको अटैक ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्हें उन्हें इसको, पहली बात आप आर्म्स अपने हटा दोगे, दूसरी बात आपको टैक्स देना पड़ेगा, तीसरी बात आप जो ये किलाबंदी करते हो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वहां से क्या हो गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ये सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थी। और कंपनी और नवाब्स और बंगाल, जैसे मैंने इधर दिखाया है, कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, इनके बीच में एक जंग हो गई, जिसका नाम है द बैटल ऑफ प्लेसी, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ प्लासी। अगर वो उसमें खत्म हो जाता है, उसके बाद हम कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम्स नेबोब्स, ठीक है। आप इसका कोई लेक्चर मिस नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम पे अगर आपने एक भी लेक्चर, क्योंकि ये जो हिस्ट्री होती है ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। जो चैप्टर 1 में आपको मैम ने पढ़ाया था वो चैप्टर 2 के साथ रिलेट होती है, तो चैप्टर 2 को चैप्टर 3 के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है ये इंटररिलेटेड होती है। जो आप एक भी क्लास ड्रॉप करते हो, फिर आपको अगली क्लास में समझ नहीं आएगा क्या मैम ने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा अरसलान, आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए बेटा। With this I will end the class since I don't have any student in the class but I have taught today's topic। तो ये 5 मिनट में रखती थी, मैं आपका फीडबैक मांगती थी, तो इन 5 मिनट के बदले आप लिंक देखिए अच्छे से, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूंगी, वो देखिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।